सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे गांधी जी ने क्यों आमरण अनशन किया था। आज के अम्बेडकर संदेश में इस बात पर भी चर्चा होने वाली है। और ये प्रकरण जब बाबा साहब यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं भारतीय संवैधानिक सुधार समिति के समक्ष, माननीय हरि सिंह गौड़, लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने, भाई परमानंद और साथ ही साथ हम आपको बता दें बाबा साहब श्री जे बनर्जी जो बंगाल से हैं उनसे बात कर रहे हैं और बीसी चटर्जी से बात कर रहे हैं। तो उस दौरान ये प्रकरण संज्ञान में आता है। तो बाबा साहब एग्जाम्पल के तौर पर, एक सबूत के तौर पर ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन क्यों किया। क्या आपको मालूम है? सामान्य साथियों, ये आज विस्तार से हम लोग जानेंगे। और ये पूना पैक्ट के बाद का घटनाक्रम है जहां पर ये आरोप लगाया गया कि बंगाल के हिंदुओं ने पूना पैक्ट में सम्मिलित नहीं हुए थे और ऐसे में इस पूना पैक्ट को रद्द कर दिया जाए। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश को विस्तार से जानते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रकरण को, ज्वलंत मुद्दे को हम जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। बात डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से, और डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में इस शीर्षक है इस खंड 5 का। पेज नंबर आज का 259 से 265 तक हम बात करेंगे, यानी कि अपेक्षाकृत अम्बेडकर संदेश लंबा रहने वाला है। लेकिन फिर भी आप धैर्य बनाकर यदि अम्बेडकर संदेश सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। माननीय हरि सिंह गौड़ कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लगाए गए लांछन के संदर्भ में कि जब गृह सदस्य माननीय हैरी हैग ने विधानसभा में घोषणा की थी तब किसी भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया था। मैं संयुक्त समिति का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह विधानमंडल की परिपाटी के अनुसार नहीं है। जब महामहिम की सरकार के फैसले की घोषणा की जाए तो सदन का कोई भी सदस्य उस पर विरोध व्यक्त करे। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने कहते हैं, जब हैरी हैग ने यह वक्तव्य दिया था मैं सदन में था और उस पर सभी ने खुशी जाहिर की थी। श्री भाई परमानंद कहते हैं कि मैं भी वहां था लेकिन इसे लेकर कोई खुशी जाहिर नहीं की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, यदि आप उस शब्द को लें जिसका वहां पर प्रयोग किया गया था तो वाह वाह यानी कि एप्लाज हुई थी, प्रशंसा हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने कहते हैं, हाँ मेरा अभिप्राय वाह वाह से था। श्री भाई परमानंद कहते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो। तब बादशाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि वह पूरा वक्तव्य 26 सितंबर 1932 के प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल खंड 5 में दिया गया है और उस वक्तव्य के अंत में अप्लाज शब्द कोष्ठकों में दिया गया है। राज्य परिषद में भी यही वक्तव्य दिया गया था। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि क्या यह एक तथ्य नहीं है कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने विधानसभा में सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद बाबा साहब नाम लेते हैं तथा तब राज्य परिषद में निम्नलिखित थे, यानी कि राज्य परिषद में कौन कौन नाम थे वो भी नाम बाबा साहब उजागर करते हैं। तब श्री बीसी चटर्जी अपनी बात कहते हैं, मेरा उत्तर यह है कि उन्होंने ये नहीं समझा था कि समझौते के परिणाम क्या होंगे और अब ये एक मत होकर उसकी निंदा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, उस समय जब पूना पैक्ट हुआ था तो ये समझ नहीं पाए थे कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। अब समझ गए हैं तो अब निंदा कर रहे हैं पूना पैक्ट की। तब श्री भाई परमानंद कहते हैं कि क्या इस मुद्दे को मैं स्पष्ट करूं। तब बादशाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, मैं नहीं समझ पाता कि किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है। ये विधानसभा के सदस्य हैं और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सितंबर 1932 में समझौते के बाद बंगाल में ही विरोधों के संबंध में नवंबर 1932 में बंगाल विधान परिषद का एक सत्र हुआ था। श्री बीसी चटर्जी कहते हैं, हाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, बंगालियों ने पूना समझौता लागू करने का विरोध करते हुए परिषद में कोई औपचारिक संकल्प पेश नहीं किया था। तब श्री बीसी चटर्जी कहते हैं, नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। बीसी चटर्जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। पहली बात जो मैंने की थी वह यह थी कि परिषद के अधिवेशन के अल्पकाल के भीतर ही परिषद ने सभी प्रभावशाली हिंदू सदस्यों को एकत्र किया और हमने ये निश्चय किया कि हमें संयुक्त रूप से। इसी बीच बादशाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या आप मेरे सवाल का उत्तर देंगे, तभी हम स्पष्टीकरण पर आ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या नवंबर वाले सत्र में बंगाल विधान परिषद में कोई औपचारिक संकल्प पेश किया गया था। वह सत्र पुनः समझौते की स्वीकृति के बाद औपचारिक रूप से उसका विरोध करते हुए किया गया था। मैं यही जानना चाहता हूं, क्या कोई संकल्प था। तब श्री बीसी चटर्जी कहते हैं कि निस्संदेह मैंने नवंबर के सत्र में
पूना समझौते का विरोध करते हुए एक संकल्प रखा था, किंतु नाम सूत्रों के एक विद्वान श्री रसिक विश्वास और पंडित मालवी के संयुक्त बयानों के कारण वे वापस लेना पड़ा। किंतु दोनों ने मुझे ये आश्वासन दिया था कि वे डॉक्टर अंबेडकर से एक दूसरी बैठक करवाकर उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूना समझौते का पुनरीक्षण करवा लेंगे जो उनके सामने रखे गए हैं। और उन्होंने मुझे बार बार अनुरोध किया कि मैं उन्हें यह अवसर दिए बिना परिषद में मत विभाजन पर जोर न दूं। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, क्या वह रखा गया था? श्री बीसी चटर्जी कहते हैं, उन्होंने इसे इस आधार पर वापस लेने के लिए मुझे फुसलाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह रखा नहीं गया था? बीसी चटर्जी, मैंने उसे वापस ले लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह नहीं रखा गया था? बीसी चटर्जी, मैंने कहा ना कि मैंने उसे वापस ले लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आपने उसका नोटिस दिया था, यानी कि रिमाइंडर दिया था आपने? तब श्री बीसी चटर्जी कहते हैं कि मैंने उसका नोटिस दिया था और श्री रसिक विश्वास और पंडित मालवी के कहने पर मैंने उसे वापस ले लिया था, उसे पेश नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, सन 1933 के मार्च सत्र में जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी वह एक विशेष प्रस्ताव था। श्री शांति सिंह क्रेश्वर रे के नाम से जो साधारण प्रस्ताव था वह पेश नहीं हुआ था। श्री जे बनर्जी कहते हैं, वह पहुंच नहीं सका था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके लिए कोई वरीयता नहीं मांगी गई थी। श्री जे बनर्जी कहते हैं, वरीयता मांगी गई थी लेकिन प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं था। बाद में मैंने एक विशेष संकल्प पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, बंगाल विधान परिषद ने मार्च 1932 के सत्र में उस संकल्प के पारित किए जाने के एक महीने बाद 21 अप्रैल 1933 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। उसकी अध्यक्षता श्री सामल ने की थी और उस सभा ने पूना समझौता का विरोध किया था। विरोध करके बंगाल विधान परिषद के दृष्टिकोण की निंदा में एक संकल्प पारित किया था। श्री जे बनर्जी कहते हैं कि हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समिति की कार्यवाहियां 22 अप्रैल 1933 के लिबर्टी के अंक में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। क्या ये तथ्य है अथवा नहीं? श्री बीसी चटर्जी कहते हैं, बहुत संभव है, मुझे स्वयं नहीं पता, मैं इंग्लैंड में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, आपने कहा कि पुनः समझौते के समय बंगाल सरकार दार्जिलिंग में थी और किसी हिंदू से परामर्श नहीं किया गया था। आपने ये माननीय नृपेंद्र सरकार को दिए उत्तर में कहा था। श्री बीसी चटर्जी कहते हैं, हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप बताएंगे कि सितंबर 1903 में बंगाल कार्यपालिका का गठन किया गया था, उसके सदस्य कौन थे और उसकी सांप्रदायिक संरचना क्या थी? तब बादशाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, श्री जे बनर्जी जवाब देते हैं कि बंगाल सरकार में 3 बंगाली सदस्य नहीं, 2 बंगाली हिंदू सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, क्या आपका यह कहना कि बंगाल सरकार ने, जिसमें 2 बंगाली सवर्ण हिंदू सदस्य थे, पुनः समझौते का अनुमोदन नहीं किया था? श्री जे बनर्जी कहते हैं, मुझे सरकार के बारे में कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार के दोनों हिंदू सदस्यों ने उसे अनुमोदित नहीं किया था और उसका जोरदार शब्दों में विरोध किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केंद्रीय कार्यपालिका के संबंध में आपने कहा है कि उसमें 1 बंगाली हिंदू था। माननीय मित्र, क्या ऐसा था? श्री जे बनर्जी कहते हैं, हाँ, मैं बीएल मित्र के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वायसराय की कार्यकारी परिषद के वर्तमान सदस्य से पता करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, पूछताछ के दौरान माननीय नृपेंद्र सरकार ने यह सुझाव दिया है कि महामहिम ने ये सारी बात महात्मा गांधी के अनशन से उत्पन्न एक प्रकार के आपात स्थिति में स्वीकार की थी। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या ये सच नहीं है कि सरकार को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पहला पत्र 18 अगस्त का नहीं था, बल्कि 11 मार्च 1932 का था। वह पत्र माननीय सैमुअल होर को संबोधित था। ये वस्तुतः इससे 5 महीने पहले का है, जिस पत्र का उल्लेख माननीय नृपेंद्र सरकार ने किया है और उनका कहना है कि अर्थात यह सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की बात हो रही है, दिए जाने से पहले की बात है। यही मेरा मुद्दा है। उनका वक्तव्य इस प्रकार है, माननीय सैमुअल होर, कदाचित आपको स्मरण होगा कि गोलमेज सम्मेलन में मेरे भाषण के अंत में जब अल्पसंख्यकों का दावा प्रस्तुत किया गया तो मैंने कहा था कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल देने का विरोध करूंगा। यह क्षणिक आवेश में या किसी अलंकारिक भाषा में नहीं कहा गया था, यह गंभीर वक्तव्य के रूप में कहा गया था आदि। इसके बाद उनका कहना है
कि अतः मुझे आदरपूर्वक महामहिम की सरकार को यह सूचित करना है कि यदि उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का फैसला लिया तो मैं आमरण अनशन करूंगा। अनशन की धमकी सांप्रदायिक फैसला दिए जाने के बाद 18 अगस्त के पत्र में नहीं दी गई थी, बल्कि 11 मार्च 1932 के पत्र में दी गई थी। तो श्री जे बनर्जी कहते हैं बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एक बात हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये जब जिक्र हुआ यहाँ पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, किस लिए किया? बहुत स्पष्ट ढंग से उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल ना मिले, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था, दोहरे मताधिकार का विरोध किया था। सामान्य साथियों, यानी कि जो अधिकार यहाँ गोलमेज सम्मेलन से लड़कर बाबा साहब ने संघर्ष कर दलितों के लिए प्राप्त किया था, जिससे दलितों की समृद्धि, उन्नति सब कुछ कायम हो जाती। वर्तमान में जो शोषण अत्याचार हो रहा है, चाहे मेरठ की घटना हो या अन्य घटनाएं लगातार जो संज्ञान में आपकी मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में आती ही रहती हैं, इस तरह की घटनाएं यदि ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता तो शायद नहीं होती। तो सामान्य साथियों, इसलिए वर्तमान में यानी कि पूना पैक्ट जो हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है। आज इस अवसर पर आपको जरूर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वैसे तो श्री महात्मा गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जाना जाता है, भारत देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जाना जाता है कि उन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया अंग्रेजों से। तब हम आपसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी आमरण अनशन किया इस तरह का कि मैं आमरण अनशन करूंगा जब तक कि अंग्रेज भारत देश छोड़ नहीं देंगे? इस तरह का कोई आमरण अनशन उन्होंने किया? आपके अगर संज्ञान में है तो वो डेट, दिनांक, तारीख या वर्ष हमें बताने का कष्ट करें। और यदि नहीं किया तो ये विचार करने की बात है कि उन्होंने दलितों को मिले अधिकार को छीनने के लिए आमरण अनशन किया, जबकि देश को आजाद कराने के लिए कभी इस तरह का अनशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि अंग्रेजों से उन्होंने देश को आजाद कराया, उससे कहीं ज्यादा वो अटल इस बात पर थे कि कहीं दलितों को अधिकार न मिल जाए। ये साबित करता है। आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, और महामहिम की सरकार ने 11 मार्च के पत्र में दी गई इस धमकी के बावजूद दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। श्री जे बनर्जी कहते हैं, समझौते के खिलाफ हमारी शिकायत है कि यह पृथक निर्वाचक मंडल की प्रत्येक बुराई को स्थायित्व प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये दूसरी बात है, बेहतर होगा कि यह आप श्री गांधी से कहें, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। श्री जे बनर्जी कहते हैं कि हमें महामहिम की सरकार का निर्णय पूना समझौते से कहीं ज्यादा स्वीकार्य है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके बारे में आपसे एक या दो प्रश्न पूछूंगा। आपको शिकायत है कि पूना समझौते के अनुसार दलित वर्गों को महामहिम की सरकार के निर्णय में दिए गए स्थानों से बहुत अधिक स्थान दिए गए हैं। मैं आपका ध्यान प्रधानमंत्री द्वारा श्री गांधी को भेजे गए 8 सितंबर 1932 के पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को आवंटित क्षेत्रीय स्थानों की संख्या स्वभावतः इस शर्त के साथ दी गई है कि उनके लिए और अधिक क्षेत्रीय स्थान प्राप्त कराना असंभव है और अधिसंख्य प्रांतों में उनकी अपनी आबादी के अनुपात से उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों से भरे जाने वाले विशेष स्थानों की संख्या कम रखी जाएगी और वह ऐसे नियत की गई है जो दलित वर्ग को पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए संख्या की दृष्टि से समुचित कोटा नहीं बनती, किंतु विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए न्यूनतम प्रतिनिधि प्रदान करती है जो पूरी तरह दलित वर्गों द्वारा चुने जाए। प्राप्त दलित वर्गों के विशेष स्थानों का अनुपात हर जगह उनकी आबादी के प्रतिशत से काफी कम है। श्री जे बनर्जी कहते हैं ये ठीक है, क्योंकि आशा की जाती है कि विशेष रूप से बंगाल में अधिसंख्य दलित वर्गों के लोग साधारण निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से चुने जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि सांप्रदायिक निर्णय देते समय और दलित वर्गों के लिए स्थान तय करते समय महामहिम की सरकार और प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से ये मान लिया है कि ये स्थान आबादी के अनुपात में नहीं है, उससे कहीं कम है।
श्री जे बनर्जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, किंतु साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी तो स्पष्ट कर दिया है कि दलित वर्गों को आवंटित संख्या उनकी कुल संख्या के अनुपात में इसलिए कम है क्योंकि वे विनिर्दिष्ट तौर पर बंगाल के मामले का उल्लेख करते हैं। बंगाल में दलित वर्गों के बहुत से सदस्य निश्चय ही साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने बंगाल के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। श्री जे बनर्जी कहते हैं निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने यह निर्णय ध्यानपूर्वक पढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं इसके बारे में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, वह मालदा में हुआ। बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन का 7वां अधिवेशन था जो श्री रामानंद चटर्जी की अध्यक्षता में 17 से 19 सितंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। क्या ऐसा है? तब श्री जे बनर्जी कहते हैं हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मालदा में बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में श्री जे बनर्जी कहते हैं हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं मैं आपके सामने एक प्रस्ताव पढ़ना चाहता हूं जो बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन में पारित किया गया था और 19 सितंबर 1932 के लिबर्टी में छपा था। यह सम्मेलन तथाकथित दलित वर्गों से अपील करता है कि वे आगामी संविधान में पृथक निर्वाचक मंडलों के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग न करें और राजा मुंजे समझौते के पालन की पुष्टि करते हैं और दलित वर्गों को संयुक्त निर्वाचक मंडल के माध्यम से उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बात मानने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका तात्पर्य यह हो कि हिंदुओं को आवंटित अधिकांश स्थान उन्हें देने पड़े। श्री मुंजे कहते हैं क्या मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूं? प्रस्ताव पारित किया गया था, हम उस पर अटल हैं और मेरे मित्र श्री चटर्जी ने डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक मनोरंजक पेशकश की थी। क्या वो ये देखने के लिए तैयार हैं कि आबादी के आधार पर संख्या कितनी होगी? दलित वर्गों को अछूत और अगम्य के रूप में परिभाषित किया गया है। हम डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष यही पेशकश करने के लिए तैयार हैं और इस पूरे सवाल का फैसला बंगाल और पंजाब में किया जाए कि दलित वर्ग की परिभाषा के अनुसार उनकी संख्या कितनी है। उस परिभाषा के अनुसार दलित वर्ग के सदस्य वे हैं जो अस्पृश्य या अगम्य हैं। हम एक खुली पेशकश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं मैं अपने लोगों के भाग्य को दलगत राजनीति का खेल बनाना नहीं चाहता और मुझे खेद है कि मैं इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या मैं ये समझूं कि आप दलित वर्गों को भी अपनी हिंदू महासभा में शामिल करते हैं? क्या आप उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं? तब डॉक्टर मुंजे कहते हैं मेरी दलील है कि मैं दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरे मित्र श्री गबई जो मेरे पास बैठे हैं हिंदू महासभा के शिष्टमंडल में दलित वर्गों के प्रतिनिधि हैं तथा ये कभी साबित नहीं हुआ है कि क्या मैं बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता हूं अथवा क्या श्री गबई दलित वर्गों में बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह एक भिन्न बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर मुंजे कहते हैं मैं अधिसंख्य दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं जहां तक मेरा संबंध है मैं इस स्थिति से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। श्री गबई का क्या कहना है? मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि दलित वर्ग उस संगठन में नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर मुंजे करते हैं। जहां तक उनके ज्ञापन का संबंध है वस्तुतः मुझे पता है कि पंजाब के हिंदू इसका खंडन कर चुके हैं। डॉक्टर मुंजे क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके ज्ञापन संख्या 57 के उस भाग का पंजाब के दलित वर्गों द्वारा खंडन किया जा चुका है। तो इस तरह से सामान्य साथी यहाँ पर जो डिस्कशन चला था भारतीय संवैधानिक सुधार समिति के समक्ष बहुत ही रोचक और रोमांचक रहा। आज के अम्बेडकर संदेश में आपने इस डिस्कशन में जो यहाँ विभिन्न डॉक्टर मुंजे के भी यहाँ पे शामिल हुए हैं जो अपने आपको दलितों का प्रतिनिधित्व ऐसा बोल रहे हैं कि मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो उनसे भी बहुत अहम सवाल बाबा साहब ने पूछे हैं। उन्होंने देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि आप दलित वर्गों को भी अपनी हिंदू महासभा में शामिल करते हैं, क्या आप उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। तो ये जब प्रश्न बाबा साहब करते हैं तो डॉक्टर मुंजे ने क्या जवाब दिया है एक ही लाइन में आप बताने की कोशिश कर सकते हैं। बादशाह ने यहाँ डॉक्टर मुंजे से पूछा है कि क्या आप, बादशाह कहते हैं क्या मैं ये समझूं कि आप दलित वर्गों को भी अपनी हिंदू महासभा में शामिल करते हैं, तो क्या आप उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। तो इस संबंध में डॉक्टर मुंजे ने क्या जवाब दिया है एक या दो लाइन में आप बता सकते हैं।
आज के अम्बेडकर संदेश चूंकि ये लंबा हो चला है, इसलिए आज के अम्बेडकर संदेश को बिना विलंब के हम यहीं रोकना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जटिल विषय होने के बावजूद आप अंत तक अम्बेडकर संदेश को वॉच करते हैं। आप सच्चे अम्बेडकर मिशनरी साथी हैं, इसलिए आपका तहे दिल से हम साधुवाद ज्ञापित करेंगे। उम्मीद करेंगे कि अम्बेडकर संदेश को शेयर जरूर करेंगे और इसी के साथ आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।